जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं और इसमें मेरे द्वारा आप लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आज का क्लास होगा भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में, जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कल हमने जो आप लोगों को क्लास में बताया था, आइए उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज का क्लास प्रारंभ किया जाएगा। तो दोस्तों, जो कल का क्लास था भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, उसमें मैंने थोड़ा सा आप लोगों को परिचय दिया था इतिहास के बारे में, और उसमें कैलेंडर्स के बारे में बताया गया था, और एरे किसे निकालते हैं, वीसी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है। हमारे प्यारे देश भारत को 4 नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला नाम है आर्यवर्त, दूसरा नाम है भारत, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदुस्तान। पहला नाम क्या आया था? आर्यवर्त आया था। दूसरा नाम भारत, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और हमने ये भी बताया था कि उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के नाम पे हमारे प्यारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था। और दोस्तों, हमारे प्यारे देश का नाम भारत, भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर पड़ा था। और हमारे प्यारे देश का नाम ग्रीक यूनानियों के द्वारा इंडिया रखा गया था। इसके अगले कड़ी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मध्यकालीन इतिहासकारों के द्वारा रखा गया था। फिर मैंने आपको बताया कि इतिहास किसे कहते हैं, तो उसमें हमने चर्चा किया था कि अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और आगे चलकर हमने बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। फिर मैंने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। और इसी सीरीज में मैंने आपको आगे बताया था कि आद ऐतिहासिक काल में हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता आती है। और दोस्तों, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। फिर इसके आगे मैंने चर्चा किया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि एवं लेखन से परिचित नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लेखन से परिचित नहीं था, किसी लिपि से परिचित नहीं था। लेकिन आगे चल कर के यही जब आद्य ऐतिहासिक काल आया, इसमें मानव लिपि से परिचित हो गया, लेकिन उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। फिर इसके बाद आगे मैंने बताया कि ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित भी हो गए थे और उनकी लिपि को पढ़ा भी जा सका था। अगला प्रश्न बना था दोस्तों कि रोम के सभ्यता को किन 2 राजाओं ने आगे बढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि रोम के सभ्यता को जूलियस सीजर और आगस्टक ने आगे बढ़ाया था। और यूरोपियन पादरी ग्रेगोरी जब 16वीं शताब्दी में कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने जुलाई महीने के नाम महान रोमन शासक जूलियस सीजर और अगस्त महीने का नाम महान रोमन शासक आगस्टक के नाम पे रख दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्तमान में समय में जो प्रचलित कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। उसके बाद मैंने आपको ईसा पूर्व के बारे में बताया, फिर ईस्वी के बारे में बताया। ईसा पूर्व को शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं और ईस्वी को एडी कहते हैं। इंग्लिश में ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट और ईस्वी को एनो डोमिनी कहते हैं। और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है ईसा पूर्व का और ईस्वी का, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। तो दोस्तों, कल के क्लास का रिवीजन हो गया। अब हम चलें आज के क्लास के बारे में चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं।
तो दोस्तों आज का क्लास है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के स्रोत हैं जो भारतीय इतिहास में आते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत हैं जो 4 प्रकार के हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में 4 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो दोस्तों सबसे पहले मैं धर्म ग्रंथ के बारे में बात करूंगा और इसमें क्या पढ़ना है, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या पढ़ना है, विदेशियों का विवरण में क्या पढ़ना है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या पढ़ना है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे, यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें धर्म ग्रंथ में दोस्तों जो हमको पढ़ना है वो है वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, स्मृति ग्रंथ पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, धर्मसूत्र पढ़ना है और आरण्यक पढ़ना है। इस प्रकार से हम धर्म ग्रंथ में 8 प्रकार के जो वेद हैं, जो हमारे धर्म हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और आरण्यक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों जो 8 प्रकार के जो पुस्तक वेद हैं, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, इनको हम वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं, यानी इसको हम वैदिक साहित्य कहते हैं। और वैदिक साहित्य में यही 8 प्रकार के हम पुस्तक को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा जैन धर्म। जैन धर्म के बाद आएगा जैन धर्म के बाद आएगा बौद्ध साहित्य। यानी कि हमको वैदिक साहित्य में 8 प्रकार के पुस्तक पढ़ने होंगे। वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, धर्म ग्रंथ और आरण्यक। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में और बौद्ध साहित्य के बारे में धर्म ग्रंथ में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। अगला टॉपिक हम लोग का होगा ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में चचनामा, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य और गार्गी संहिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया था, गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखा गया था, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार से 5-6 पुस्तक जो हैं दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं और इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में ऐसे व्यक्ति जो विदेश से आए और हमारे यहाँ आए और रहे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो आ करके यहाँ पर पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ पर प्रोफेसर भी बने, कुछ लोग आए तो व्यवसाय भी किए, कुछ लोग आए तो राजाओं के यहाँ रह करके पुस्तक लिखे। तो कहा जाता है कि अगर ये विदेशी हैं, विदेशी आएंगे अगर कहीं बाहर से, तो जो कुछ भी यहाँ पर देखेंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो इनकी जो जानकारी होती है वो सही होती है, इनके जानकारी में कहीं गलती नहीं होती है। तो दोस्तों तीसरे जो हम लोग का पढ़ना होगा ये धार्मिक स्रोत के बारे में, वो होगा विदेशियों का विवरण। उसके बाद हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में औजार के बारे में पढ़ेंगे, घर के बारे में पढ़ेंगे, कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, सिक्का के बारे में पढ़ेंगे जो पुरातत्व विद के द्वारा खोजा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत में 4 प्रकार के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आइए दोस्तों यहाँ का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है। पहला ही प्रश्न बनेगा कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर देंगे भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। और
अगला प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। पहला प्रश्न आया कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहा भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। और अगला प्रश्न बना कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अब दो प्रश्न यहाँ क्लियर हो गया। फिर अगला प्रश्न आएगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? और एक बात और मैं आपको बता दूं, वेदों के संकलनकर्ता यहाँ पर रचयिता की बात नहीं हो रही, चूँकि वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, कई लोगों ने मिल करके किया। वेदों का रचना कई लोगों के द्वारा किया गया और जब इसको संकलन किया गया तो जो संकलन करता थे वो कृष्णद्वैपायन थे। इसलिए कहा जाता है कि वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। फिर अगला प्रश्न आया कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों ऊपर मैंने पिक्चर भी लगा दिया है। वेद चार प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। याद कर लेंगे, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इन चारों वेदों का नाम। अब आता है दोस्तों कि अगर वेद है तो वेदों की कोई न कोई भाषा होगी, यानी वेदों को किस भाषा में लिखा गया। तो यही प्रश्न बन रहा है कि वेदों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों वेदों की भाषा संस्कृति थी, यानी जो भी हमारे वेद लिखे गए थे वो सारे वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों प्रश्न आया कि वेदों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे वेदों की भाषा संस्कृति थी। अगला प्रश्न आया कि वेदत्रयी किसे कहा जाता है? वेदत्रयी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पहले तीन वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद, तीनों को मिला देते हैं तो इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। प्रश्न आया कि वेदत्रयी किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर देंगे कि पहले तीन वेद, जो पहले तीन वेद लिखे गए थे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ये चौथे को वेदत्रयी में नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को वेदत्रयी में रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आया कि वैदिक काल किसे कहा जाता है और इसका टाइम पीरियड क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1500 BC से लेकर के 600 BC तक वेदों की जो रचना हुई, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक वेदों की रचना की गई। और इसी टाइम पीरियड का और इसी को वैदिक काल कहा जाता है। ये जो समय है 1500 BC से लेकर के 600 BC तक, इन्हें हम वैदिक काल कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि वैदिक काल किसे कहा जाता है, इसका समय क्या था? तो दोस्तों 1500 BC से लेकर के 600 BC तक वेदों की रचना हुई, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न आया कि ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है और इसमें किस वेद की रचना की गई थी? तो दोस्तों उत्तर है ऋग वैदिक काल 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। और 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक तीन वेदों की रचना की गई थी। पहला था ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। और इसी टाइम पीरियड को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। तो देखेंगे कि हमने पहले आपको बताया कि वैदिक काल किसे कहते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो हमने आपको बताया था कि 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का जो टाइम था उसे हम वैदिक काल कहते हैं। और इसमें फिर डिवाइड कर दिया गया कि ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं। तो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक ऋग वैदिक काल चला, यानी कि 1500 BC से लेकर के 600 BC तक तो वैदिक काल चला, लेकिन ऋग वैदिक काल का जो टाइम था वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक चला। और इसी टाइम में, इसी समय में तीन वेद लिखा गया, जिसे हम वेदत्रयी कहे। उसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद लिखा गया, तो इनको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। तो प्रश्न आएगा कि ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम है उसमें तीन वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इसी टाइम को हम
ऋग वैदिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न आया कि उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। फिर ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहा। और जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है दोस्तों, वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला था। और जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल चला था, इस उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना की गई थी। तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का टाइम में अथर्ववेद लिखा गया, और जिसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आइए जरा इसको दोबारा रिविजन करते हैं कि वैदिक काल किसे कहते हैं और इसका टाइम पीरियड क्या है। तो दोस्तों, वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला, और इसमें सारे वेदों की रचना की गई, यानी चारों वेदों की रचना की गई। जो 4 वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वैदिक काल में लिख दिया गया। लेकिन इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, ऋग वैदिक काल को 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना जाता है, और इस 1500 बीसी से 1000 बीसी तक 3 वेद को लिखा गया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है, और इसमें अथर्ववेद लिखा गया, जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न बन रहा है कि एक वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, एक वेद को पढ़ने वाले को वेदी कहते हैं। अगला प्रश्न है 2 वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो 2 वेद को पढ़ने वाले को द्विवेदी कहते हैं। अगला प्रश्न बना कि 3 वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 3 वेद को पढ़ने वाले को त्रिवेदी कहते हैं। अगला प्रश्न बना कि 4 वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 4 वेदों को पढ़ने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। कितना आसान है, ये तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा। वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यानी एक वेद जिसने पढ़ लिया उसे वेदी कहा गया, और 2 वेद जिसने पढ़ा उसको द्विवेदी कहा गया, 3 वेदों को जिसने पढ़ा उसको त्रिवेदी कहा गया, और 4 वेदों का जिसने पठन किया यानी पढ़ा उसको चतुर्वेदी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आरण्यक किसे कहते हैं। तो आरण्यक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है वेदों का वह भाग जिसे जंगल में बैठकर लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। यानी वह वेद जो जंगल में बैठ कर लिखे गए उनको आरण्यक कहते हैं। लेकिन ऐसा वेद जो जंगल में बैठ करके नहीं लिखे गए उसे आरण्यक नहीं कहते हैं। तो 3 वेद जो थे, सबसे पहले जो लिखा गया ऋग वैदिक काल में 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो तीनों भी लिखा गया, इसको दोस्तों आरण्यक कहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वेद लिखा गया अथर्ववेद, इसको जंगल में बैठकर नहीं लिखा गया, इसलिए इसे आरण्यक नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे यही है कि वेदों का वह भाग जिसे जंगल में बैठकर लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। नहीं, अथर्ववेद आरण्यक नहीं है। यानी अथर्ववेद को उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, और वो जंगल में बैठकर नहीं लिखा गया था, इसलिए अथर्ववेद को आरण्यक नहीं कहा जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को आरण्यक कहा जाता है, इसलिए कि उसे जंगल में बैठकर लिखा गया था। तो प्रश्न आएगा कि आरण्यक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तर ये देंगे कि वेदों का वह भाग जिसे जंगल में बैठकर लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। लेकिन अथर्ववेद को आरण्यक नहीं कहते हैं, क्योंकि अथर्ववेद को जंगल में बैठ करके नहीं लिखा गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि वैदिक काल के निर्माता कौन थे और ये लोग कहाँ से आए थे। तो वैदिक काल के निर्माता कौन थे और ये लोग कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, वैदिक काल के निर्माता आर्य लोग थे और ये मध्य एशिया से आए थे। वैदिक काल के निर्माता आर्य लोग थे और ये लोग मध्य एशिया से आए थे। और अगला प्रश्न है कि आर्य लोग आकर कहाँ बसे। तो दोस्तों, आर्य लोग आकर के सप्त संध है अर्थात सप्त नदियों के पास बसे, और आज के समय में यह जो जगह है ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आता है। आर्य लोग आकर के कहाँ बसे। तो दोस्तों, उत्तर देंगे जब आर्य लोग हमारे यहाँ आए थे तो सबसे पहले आए और आकर के वो सप्त संध यानी 7 नदियों के पास आकर के बसे थे, जो कि आज के समय में पंजाब और हरियाणा में आता है। और देखेंगे कि उस समय
कोई इतना टेक्नोलॉजी तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए ऐसे जगह पर आकर के बसे थे जहाँ पानी की सुविधा हो और वहाँ पर उनको कृषि और गाय पालन तरीके से किया जाए। चूँकि उस समय सबसे पहले वो लोग क्या किए थे, उनका मुख्य पेशा क्या था, गाय पालन और कृषि। और गाय पालन और कृषि वहीं पे किया जा सकता है जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। तो दोस्तों 7 नदियों के क्षेत्र में बसे थे जहाँ पर पानी ही पानी थी, इसलिए जब आर्य आए तो उनको पसंद आया सप्तसंध है जगह जो 7 नदियों के पास था, और आज वो पंजाब और हरियाणा में है। अगला प्रश्न बना कि आर्य लोगों का मुख्य काम क्या था। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि आर्य लोगों का मुख्य काम गाय का पालन करना और कृषि कार्य था। चूँकि नदियों के पास बसे थे तो वहाँ से उनको पानी मिल जाता था और गाय के लिए चारा मिल जाता था, घास फूस वहाँ हुआ करती थी, तो कृषि का काम करते थे और गाय का पालन करते थे। तो आर्य लोगों का मुख्य काम क्या हो गया था, गाय पालन और कृषि का जो काम था आर्यों का मुख्य काम हो गया था। अगला प्रश्न बना कि आर्यों के समय में राजा का मुख्य कार्य क्या था। तो दोस्तों आर्यों के समय में राजा का मुख्य कार्य गाय की रक्षा करना था। राजा का मुख्य कार्य गाय की रक्षा करना था। और दोस्तों आर्यों के टाइम में गाय को अधन्या कहा जाता था, और अधन्या का मतलब होता है कि ऐसा पशु जिसको मारा नहीं जा सकता था, इसलिए उसको अधन्या कहा जा सकता था। अगला प्रश्न बना कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया। अगला प्रश्न बना कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण राहुगढ़, गौतम राहुगढ़ के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना कि दक्षिण भारत में आर्यीकरण किसने किया। तो दोस्तों दक्षिण भारत में आर्यीकरण अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब आर्य लोग अपने देश में आए और आकर के 7 नदियों के जगह पर सत्संध जगह पर आकर बसे, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इस जगह तो हम लोग बस गए, तो किसी न किसी तरह से अपने आर्य लोगों को पूरे भारत देश में फैलाया जाए और इनका आर्यीकरण किया गया, यानी कि प्रचार प्रसार किया जाए। तो उसमें क्या हुआ कि उत्तर भारत में गौतम राहु चले गए प्रचार प्रसार करने के लिए, और दक्षिण भारत में आर्यीकरण का प्रसार प्रचार करने के लिए अगस्त ऋषि चले गए। तो यही प्रश्न बन रहा है कि उत्तर भारत में आर्यीकरण किसने किया। तो इसका उत्तर बना कि उत्तर भारत में आर्यीकरण गौतम राहु ने किया था, राहुगढ़ ने किया था, और दक्षिण भारत में आर्यीकरण अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना कि संहिता किसे कहते हैं। संहिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों चारों वेदों को संहिता कहते हैं, किसी एक वेद को नहीं, चारों वेदों को आप संहिता कहते हैं। चारों वेद को मिला दिया गया वो संहिता हो गया। तो प्रश्न आएगा कि संहिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों चारों वेदों को संहिता कहते हैं। अगला प्रश्न बना कि वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वेदों को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। जो वेदों को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो वेदों को पढ़ते हैं उसने होत्री कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न बना कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद अथर्ववेद है। प्रश्न बना यहाँ पे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद ही लिखा गया था। और सबसे पुराना वेद कहेंगे दोस्तों तो सबसे पुराना वेद अथर्ववेद है। तो इस तरह से आज हमने आप लोगों को वेद के बारे में चर्चा किया। और आइए ज़रा इसको दोबारा हम रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन करना बहुत ही मस्ट है। तो फटाफट इसका दोस्तों हम लोग रिविजन करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। दूसरा प्रश्न, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। तो दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। दोस्तों ये द्वैपायन में थोड़ा सा ये मात्रा गलत हो गया, इसको आप लोग सुधार देंगे, यहाँ पर ऐसे होगा द्वैपायन में। वेदों को कितने प्रकार में बांटा गया। दोस्तों वेदों के 4 प्रकार थे। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। वेदों को संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, या ऐसे कह सकते हैं वेदों की भाषा संस्कृति थी। और वेदत्रय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पहले के 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रय कहा जाता है। वैदिक काल किसे कहते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो दोस्तों
1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक वेदों की रचना हुई, जिसे वैदिक काल कहा जाता है। और दोस्तों ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है, तो इसमें ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है और इसमें किस वेद की रचना की गई, तो दोस्तों 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना की गई। अगला प्रश्न रहा कि उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, तो दोस्तों 1000 बीसी से 600 बीसी तक अथर्ववेद लिखा गया और इस टाइम पीरियड को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना 4 कि एक वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो दोस्तों एक वेद को पढ़ने वाले को वेदी कहते हैं। 2 वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो दोस्तों 2 वेद को पढ़ने वाले को द्विवेदी कहते हैं। 3 वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो 3 वेद को पढ़ने वाले को त्रिवेदी कहते हैं। 4 वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, 4 वेद को पढ़ने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। अगला प्रश्न है आरण्यक किसे कहते हैं, तो वेदों का वह भाग जिसे जंगल में बैठकर लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद आरण्यक नहीं है, यानी कि 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद आरण्यक है, लेकिन इसमें लास्ट का जो वेद लिखा गया था अथर्ववेद, ये आरण्यक नहीं है। वैदिक काल के निर्माता कौन थे, अगला प्रश्न है वैदिक काल के निर्माता कौन थे और ये लोग कहाँ से आए थे, तो दोस्तों वैदिक काल के निर्माता आर्य लोग थे और ये लोग मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न बना था कि आर्य लोग आकर कहाँ बसे थे, तो दोस्तों आर्य लोग आकर के सप्त संध अर्थात सप्त नदियों के पास बसे और आज के समय में यह जगह पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि आर्य लोगों का मुख्य काम क्या था, तो दोस्तों आर्य लोगों का मुख्य काम गाय का पालन और कृषि का कार्य था। और अगला प्रश्न बना कि आर्यों के समय में राजा का मुख्य कार्य क्या था, तो दोस्तों आर्यों के समय में राजा का मुख्य कार्य गाय की रक्षा करना था। फिर अगला प्रश्न बना कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था, तो दोस्तों उत्तर देंगे कि उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था, तो दोस्तों दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना कि संहिता किसे कहा जाता है, तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वेदों को पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। फिर प्रश्न बना सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पुराना वेद अथर्ववेद है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हुआ करते थे। और वेद 4 प्रकार के थे, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। और दोस्तों वेदों की भाषा संस्कृति थी, यानी वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और जो पहले 3 वेद थे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता है, और 1500 ईसा पूर्व से, यानी ऐसे कह सकते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी तक का जो वेदों का रचना किया है उसे वैदिक काल कहा जाता है। और 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक जो 3 वेद लिखा गया था, वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ऋग वैदिक काल में आता है। और उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला और इसमें अथर्ववेद का रचना किया गया। एक वेद को पढ़ने वाले को वेदी, 2 वेद को पढ़ने वाले को द्विवेदी, 3 वेद को पढ़ने वाले को त्रिवेदी और 4 वेद को पढ़ने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता है। और दोस्तों वेदों का वह भाग जिसे जंगल में बैठकर लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। और अथर्ववेद आरण्यक नहीं है, चूँकि अथर्ववेद को जंगल में बैठ करके नहीं लिखा गया था। वैदिक काल के निर्माता आर्य लोग थे और ये लोग मध्य एशिया से आए थे। और आर्य लोग आकर के सप्त संध अर्थात सप्त नदियों के पास बसे थे। आज के समय में यह जगह पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। आर्य लोगों का मुख्य कार्य गाय का पालना और कृषि कार्य था। और आर्य के उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनका मुख्य कार्य गाय की रक्षा करना हुआ करता था। और उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण
अगस्त ऋषि ने किया था दोस्तों। और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों को रिवीजिंग भी करा लिया, और मैं बार बार कहूँगा, हर क्लास में कहूँगा कि रिवीजिंग मस्ट है। चूँकि याद करना आसान कह सकता हूँ, लेकिन दोस्तों याद करके याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और फिर मैं कहूँगा कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों का उसका उत्तर दूंगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।